चलिए आज चलते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे क्लासिक उपन्यास की दुनिया में जिसका नाम है गुनाहों का देवता। हम देखेंगे चंदर और सुधा की पहली मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात जहां जो कहा गया उससे कहीं ज्यादा वो मायने रखता था जो कहा ही नहीं गया। कहानी शुरू होती है और शुरू होते ही हमें सीधे ले जाती है नायक चंदर के मन के अंदर। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि जो इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है उसके अंदर उतना ही बड़ा एक तूफान छिपा हुआ है। यहीं से उस अंदरूनी कश्मकश की पहली झलक मिलती है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो सवाल ये है कि सुधा के आने से पहले चंदर की दुनिया आखिर थी कैसी? क्या वजह थी इस उथल-पुथल की? या ये उथल-पुथल किसी के आने का इंतजार कर रही थी? आइए देखते हैं। देखिए, चंदर का जीवन बहुत ही सीधा और उसूलों पर चलने वाला था। वो एक टीचर था जिसकी पूरी दुनिया ही किताबें थीं, ज्ञान था। उसके लिए बड़ी-बड़ी ख्वाहिशों से ज्यादा जरूरी थी जिम्मेदारी और अपने संस्कार। मतलब एक बिल्कुल शांत, सदी हुई जिंदगी जिसमें भावनाओं के किसी तूफान के लिए कोई जगह ही नहीं थी, या शायद उसे ऐसा लगता था। और फिर, जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, इस शांत सी दुनिया में होती है एक एंट्री, एक ऐसे किरदार की जो आकर सब कुछ बदल देने वाला था। सिर्फ एक नाम, लेकिन ये नाम चंदर की सूखी शांत जिंदगी में एक नदी की तरह आने वाला था। और हम सब जानते हैं, जब नदी आती है तो अपने साथ बहुत कुछ बदल देती है। चंदर सुधा को किस नज़र से देखता है, ये बहुत कमाल का है। ये कोई आम पहली मुलाकात नहीं थी। उसके लिए सुधा का आना ऐसा था मानो किसी सूखी बंजर जमीन के पास से कोई नदी गुजरने लगे। एक ऐसा बदलाव जो जिंदगी दे भी सकता है और सब कुछ बहा कर ले भी जा सकता है। उनकी मुलाकात का जो माहौल था वो बहुत ही फॉर्मल था। सुधा एक स्टूडेंट बनकर आई थी, चंदर को अपना गुरु मानकर। मतलब रिश्ते की शुरुआत ही सम्मान, भरोसे और एक मासूमियत की नींव पर हुई थी। और यही बात आगे चलकर इसे और भी ज्यादा उलझा देती है। तो शुरुआत में उनके रिश्ते की एक बिल्कुल साफ सुथरी लकीर थी, गुरु और शिष्या की। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसे समाज भी सम्मान से देखता है। और इसी दायरे में उनकी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। उनका जो रोज का सिलसिला था वो भी बहुत सिंपल था। वो पढ़ाते, वो ध्यान से सुनती, वो सवाल करते, वो मुस्कुराकर जवाब देती। ये एक ऐसी दिनचर्या थी जो बिल्कुल सुरक्षित लगती थी, जिसमें भावनाओं की कोई गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ नियमों के अंदर था। और यहीं से पता चलता है कि चंदर सिर्फ एक टीचर नहीं था, वो एक गाइड था जो सुधा को डर से आगे बढ़ना सिखा रहा था। इस एक लाइन में ही उसका सहारा और सुधा का उस पर बढ़ता हुआ भरोसा साफ नजर आता है। और यहीं से उनका रिश्ता सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं आगे निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, भावनाओं पर किसी का जोर नहीं चलता, वो नियमों की परवाह कब करती हैं। बहुत जल्द गुरु शिष्या के रिश्ते की उस मजबूत दीवार पर अनकही भावनाओं की दस्तक होने लगती है। चंदर का जो अंदरूनी संघर्ष है ना, वो यहाँ साफ साफ दिखता है। एक तरफ उसका दिमाग जो उसे हर पल याद दिलाता है मैं गुरु हूँ, वो शिष्या है। और दूसरी तरफ उसका दिल, जिसकी हकीकत ये है कि अब पढ़ाते हुए उसका मन बेचैन होने लगा था। किताबों के अक्षर धुंधले पड़ रहे थे और भावनाएं साफ हो रही थीं। चंदर ने खुद को बहलाने की, समझाने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी इन भावनाओं को स्नेह जैसा एक सुरक्षित नाम दे दिया। लेकिन जब सुधा को देर हो जाती या उसकी तबीयत खराब होती तो चंदर की बेचैनी और चिंता झूठ नहीं बोल पाती थी। वो खुद से जो कह रहा था और जो महसूस कर रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और फिर वो दिन आता है जब एक ऐसी बातचीत होती है जहां लफ्जों से ज्यादा खामोशी सब कुछ कह जाती है। सुधा का ये सवाल, सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह से चंदर के दिल के दरवाजे पर सीधी दस्तक है। ये सवाल असल में उनकी अपनी उलझनों, अपनी भावनाओं के बारे में था, जिसे वो शायद सीधे सीधे नहीं कह पा रही थी। और चंदर का जवाब, उफ, ये जवाब नहीं, एक तरह का कबूलनामा था। एक ऐसी बात जो शब्दों में नहीं बल्कि उस खामोशी में छिपी थी जो इन लफ्जों के बाद आई। उसने ये कहकर सिर्फ सुधा के सवाल का नहीं बल्कि अपने मन में चल रहे तूफान का भी जवाब दे दिया था। और बस यही वो पल था, वो एक खामोशी, और उस खामोशी में दोनों सब कुछ समझ गए। गुरु शिष्या का रिश्ता हमेशा के लिए बदल चुका था।
ये एहसास का वो पल था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस एहसास के बाद अब चंदर एक ऐसे नैतिक चौराहे पर आ खड़ा होता है जहां से उसे एक रास्ता चुनना है, और उसका मन सवालों से घिर जाता है। वही सवाल जो इस कहानी की सबसे बड़ी दुविधा है। पहला डर समाज का है, नैतिकता का है। अगर वो अपनी इन भावनाओं को प्यार का नाम दे दें तो वो अपने ही उसूलों और समाज की नज़र में गुनहगार बन जाएगा, क्योंकि एक गुरु का अपनी शिष्या से प्रेम करना उस दौर में एक गुनाह ही था। लेकिन दूसरा रास्ता, वो तो और भी तकलीफदेह है। अगर वो इस एहसास को, इस प्यार को झुठला दे तो वो दुनिया की नज़रों में तो शायद बच जाए, लेकिन अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा। वो कायर कहलाएगा, जो अपने सच का सामना करने से डर गया। एक तरफ गुनाह का डर, दूसरी तरफ कायरता का। और लेखक हमें कहानी के इसी मोड़ पर छोड़ देते हैं। एक बीज तो बो दिया गया है, प्यार का, एहसास का, लेकिन ये बीज आगे चलकर एक खूबसूरत फूल बनेगा या फिर एक दर्द देने वाला कांटा, इसका फैसला अभी होना बाकी था। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्यार और नैतिकता के बीच की वो लकीर आखिर कितनी धुंधली हो सकती है। चलिए आज धर्मवीर भारती की लिखी हुई एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां प्यार तो है पर उसका कोई नाम नहीं है। ये एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जिसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी आवाज है। पूरी कहानी का सार, उसका वजूद, कथावाचक चंदर की कही बस इसी एक लाइन में छिपा है। यही वो बुनियाद है जिस पर इस अनकहे प्यार की पूरी इमारत टिकी हुई है। और हाँ, यही वो डर भी है जो उनके हर एहसास पर पहरा दे रहा है। कहानी के दो दिल हैं, चंदर और सुधा। पढ़ाई के बहाने ये दोनों मिलते तो हैं, पर इनके बीच बातों ने नहीं, बल्कि एक भारी, बहुत भारी खामोशी ने अपनी जगह बना ली है। जरा सोचिए उस कमरे के बारे में। किताब तो सामने खुली है पर किसी का ध्यान उस पर नहीं है। चंदर पढ़ा रहा है, सुधा सुन रही है, पर असल में जो बातें हो रही हैं ना, वो शब्दों से नहीं बल्कि उस चुप्पी से हो रही हैं जो किसी भी अल्फाज से ज्यादा वजनदार हो चुकी हैं। तो सवाल ये है कि जब जुबान खामोश हो जाती है तो क्या एहसास भी मर जाते हैं? नहीं, वो तो बस जाहिर होने के नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये अनकहा प्यार इस खामोशी के पर्दे के पीछे से कैसे झांकता है। ये बदलाव सबसे पहले दिखता है चंदर में। उसके अंदर ना एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। वो खुद को सुधा से दूर करने की कोशिश करता है, उसकी आंखों में देखने से बचता है, और अगर कभी नजरें मिल भी जाएं तो फौरन झुका लेता है। ये उसके अंदर उठ रहे एक बड़े तूफान का साफ साफ संकेत है। और सुधा, वो कोई नासमझ नहीं है। वो सब देख रही हैं, सब महसूस कर रही हैं। उसका ये धीरे से कहा गया एक वाक्य, आप पहले जैसे नहीं रहे, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक सवाल है। ये बताता है कि वो चंदर के मन की उलझन को कितनी गहराई से समझ रही है। सुधा का प्यार वो लफ्ज़ों का मोहताज था ही नहीं, उसका स्नेह तो उसके छोटे छोटे कामों में झलकता था। चंदर के लिए पानी ले आना, उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेना, उसकी खामोशी से बेचैन हो जाना, ये सब उसके प्यार के ही तो अल्फाज थे जो बिना बोले कहे जा रहे थे। और फिर एक दिन सुधा इस खामोशी की दीवार को तोड़ देती है। उसका ये सीधा भोला सा सवाल चंदर के मन पर एक हथौड़े की तरह लगता है। ये वही सवाल था जिससे चंदर ताउम्र भागता रहा, लेकिन आज वो सवाल उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया है। सुधा के इस एक सवाल ने चंदर को उसकी मन की अदालत में ला खड़ा किया। अब हर रात उसके अंदर एक मुकदमा चलता है, एक ऐसा मुकदमा जहां वो खुद ही मुजरिम है और खुद ही जज भी। इस अदालत में चंदर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है उसका गुरु वाला रूप जो कहता है मुझे अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ है उसका इंसान वाला दिल जो जवाब देता है लेकिन इंसान तो दिल से ही चलता है। और यही उसकी सबसे बड़ी जंग थी। तो आखिर चंदर को डर किस बात का है? समाज का डर है, हाँ, सुधा के पिता का भी डर है, लेकिन सच कहूं तो सबसे ज्यादा डर उसे खुद से है। इस बात का डर कि कहीं वो अपने ही बनाए उसूलों को न तोड़ दे। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सारे बांझ टूटने वाले थे। एक तूफानी शाम जब बाहर आसमान बरस रहा था तो अंदर भी एहसासों का सैलाब उमड़ने को तैयार था। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। ये माहौल मानो कहानी के सबसे अहम मोड़ के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा था।
जो बेचैनी चंदर और सुधा के दिलों में थी, वही अब मौसम में भी उतर आई थी। और उसी बारिश और तूफान के बीच दरवाजे पर आती है सुधा, भीगे कपड़े, बिखरे हुए बाल और आंखों में आंसू। उसकी ये हालत बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर रही थी। वो सिर्फ बारिश में नहीं, अपने जज्बातों में भी पूरी तरह भीग चुकी थी। और फिर उसके मुंह से निकलते हैं वो शब्द जो दिल दहला देते हैं। ये एक लाइन उन दोनों के बीच की हर खामोशी, हर दीवार को गिरा देती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक इकरार है, एक स्वीकारोक्ति है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उस एक पल में सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। दोनों समझ चुके थे कि ये एहसास प्यार ही है, लेकिन जानने और मानने में एक बहुत बड़ा फासला होता है। उन्होंने सच को पहचान तो लिया था, पर उसे कबूल करने की हिम्मत शायद दोनों में से किसी में नहीं थी। उस तूफानी रात के बाद उनके रिश्ते का एक नया दौर शुरू होता है। एक अनकहा समझौता, एक ऐसा पैक्ट जिसके नियम कभी लिखे या बोले नहीं गए, पर दोनों ने उन्हें दिल से मान लिया था। और इस समझौते के नियम बड़े साफ थे और उतने ही अजीब। पहला, चंदर कुछ कहेगा नहीं। दूसरा, सुधा कुछ पूछेगी नहीं। तीसरा, चंदर दूरी बनाए रखने की कोशिश करेगा। और चौथा, सुधा पास आने से डरेगी। उन्होंने अपने रिश्ते को चलाने के लिए खामोशी और डर का ही सहारा लिया। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। जिस डर के सहारे वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते थे, वही डर उन्हें एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब ले आया। उनकी दूरी ही उनकी नज़दीकी बन गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये रिश्ता था क्या? इसे गुनाह कहें या एक सजा? कहानी का अंत हमें इसी कश्मकश के साथ छोड़ जाता है। चंदर का दिमाग, उसकी अदालत शायद कोई फैसला नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल आखिर में एक बात साफ साफ कह देता है। दुनिया इसे कुछ भी समझे, सच जो भी हो, पर ये रिश्ता, ये एहसास झूठ नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे ईमानदार सच है। और अंत में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, एक ऐसा प्यार जिसे मंजिल मिले तो वो गुनाह बन जाए, और अगर अधूरा रह जाए तो जिंदगी भर की सजा। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे रिश्ते का अंजाम आखिर होना क्या चाहिए। मेरा नाम चंदर है और ये कहानी है मेरी मोहब्बत की। एक ऐसी मोहब्बत जिसे समाज की नज़रों ने, दुनिया की नज़रों ने गुनाह बना दिया। हमने कुछ कहा नहीं था, कुछ किया भी नहीं, फिर भी न जाने कैसे हमारी खामोशियां भी बातें करने लगी थी। शायद इसलिए क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी। और कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत को छुपने के लिए जगह नहीं मिलती, वो तो खुद ही जाहिर हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद हमें ऐसा लग रहा था। हमारी इस खामोश सी कहानी में भूचाल तब आया जब सुधा के पिता की नज़र हम पर पड़ी। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए इज्जत ही सब कुछ थी, और मोहब्बत तो उनकी नज़रों में बस एक गुनाह थी। और जानते हैं शक कैसे पैदा हुआ? बहुत छोटी छोटी बातों से। सुधा का अचानक चुप हो जाना, उसका खोया खोया सा रहना, और हाँ, पढ़ाई के बहाने उसका हर रोज मेरे पास चले आना। बस यही वो छोटी छोटी बातें थीं जिन्होंने उनके दिल में शक का वो बीज बो दिया जो आगे चलकर हमारी दुनिया को तबाह करने वाला था। और शक, जैसा कि होता है, कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ कड़वाहट लेकर आया, और फिर एक दिन वो हो ही गया जिसका डर था। उन्होंने सुधा का रास्ता रोक लिया और सीधा पूछ लिया, तुम रोज रोज चंदर के पास क्यों जाती हो? सुधा ने रोते हुए जवाब दिया, वो मुझे पढ़ाते हैं बाबूजी। लेकिन ये जवाब बहुत देर से आया था। उनकी नज़रों में उस सवाल से पहले की जो खामोशी थी ना, वही सुधा का सबसे बड़ा गुनाह बन चुकी थी। एक पिता का शक अब कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं था। और बस उस एक दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जैसे एक लकीर खींच दी गई हो। सुधा पर पहरे बिठा दिए गए, उसका घर से निकलना, मेरे पास आना, सब बंद। ऐसा लगा जैसे हमारे घर से नहीं, हमारी दुनिया से ही मुस्कुराहट कहीं चली गई हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, एक अजीब सी खामोशी में, और फिर एक शाम मुझे बुलवाया गया। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मैं जानता था कि अब फैसला होने वाला है, एक ऐसा फैसला जो हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैं जब पहुंचा तो सुधा के पिता के शब्द, वो शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह चुभे।
उन्होंने कहा, आप हमारी बेटी के शिक्षक हैं, अपनी सीमा पहचानिए। बस ये 2 लफ्ज, अपनी सीमा पहचानिए, इन लफ्जों ने मेरे अंदर कुछ ऐसा तोड़ा जो शायद फिर कभी नहीं जुड़ सकता था। इल्जाम ये था कि मैंने अपनी हदें पार की, कि मैंने भावनाओं को पनपने दिया और मैं बस खामोश खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि जो सच था वो मेरा था ही नहीं, वो तो सुधा का सच था और उसे बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ उसे ही था। और तभी दरवाजे के पर्दे के पीछे से सुधा बाहर आ गई और पहली बार उसने अपने पिता के सामने आवाज उठाई। उसने कहा, अगर चाहना गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। उसके इन शब्दों के बाद पूरे कमरे में बस एक गहरा सन्नाटा था और उस एक पल की खामोशी में मुझे सब कुछ साफ नजर आ गया। मैं समझ गया था कि अब मेरा यहाँ एक पल भी रुकना सुधा की जिंदगी में जहर घोलने जैसा होगा। तो मैंने वो किया जो मुझे उस वक्त सही लगा। सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और एक फैसला कर लिया। मैंने उनसे कहा, मैं अब कभी आपकी बेटी के सामने नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। जब मैंने ये कहा तो सुधा ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में मैंने एक टूटता हुआ आसमान देखा। एक पूरी दुनिया थी जो उजड़ रही थी और वो मंजर इतना तकलीफदेह था, इतना कि मुझसे देखा नहीं गया। मैंने नजरें झुका ली। अगला दिन शहर छोड़ने का दिन था। मैं अपना सामान बांध ही रहा था कि वो आ गई मुझसे मिलने, शायद आखिरी बार मिलने। उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख दिया। उस वक्त मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे खोलकर पढ़ सकूं। ये एक खामोश विदाई थी उन हजारों अनकही बातों के बोझ तले दबी हुई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, आप हमेशा सही रहिएगा चंदर जी, और बस यही थे उसके आखिरी शब्द। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई, हमेशा के लिए। जब मैं उस शहर से निकल रहा था तो हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की, क्योंकि मैं जानता था मैं पीछे क्या छोड़ के जा रहा हूं। एक टूटी हुई लड़की, एक तबाह हो चुकी कहानी और एक ऐसी मोहब्बत जिसे दुनिया ने नाम मिलने से पहले ही गुनाह करार दे दिया था। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सिर्फ सुधा से नहीं हारा था, मैं तो खुद से हार गया था। मेरी सबसे बड़ी हार सुधा को खोना नहीं था, बल्कि अपने अंदर के उस हिस्से को खो देना था जो मोहब्बत पर बेइंतहा यकीन करता था। तो क्या ये जुदाई बस कुछ वक्त की थी या हमेशा की? इस सवाल का जवाब मेरे पास तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। और शायद यही एक सवाल है जो इस कहानी को अधूरा छोड़कर भी मुकम्मल करता है। एक सवाल जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं चंदर आज कहानी के उस मोड़ की बात करेंगे जहां दूरियां सिर्फ मीलों में नहीं नापी जाती, बल्कि सांसों में महसूस होने लगती हैं। हमारी बिछड़न, हाँ, वो कुछ ऐसी ही थी। सच तो ये है कि मैं इलाहाबाद तो छोड़ आया था, पर सुधा को वहीं नहीं छोड़ सका। वो मेरे साथ ही थी, मेरी हर सांस में, मेरी खामोशी में, और हर उस रात में जब आंखें बंद होती थीं पर जहन में बस उसी का चेहरा घूमता था। वो मुझसे दूर होके भी शायद पहले से कहीं ज्यादा मेरे करीब आ गई थी। कहानी का ये हिस्सा है एक अलगाव का, एक टूटन का। और ये सिर्फ एक जुदाई नहीं थी, नहीं, ये तो एक धीमी मौत की शुरुआत थी। मेरे जाने के बाद सुधा के साथ जो हो रहा था ना, वो किसी धीरे धीरे फैलते जहर से कम नहीं था। सोचिए जरा, सुधा अपने कमरे में अकेली बैठी है, सामने वही किताबें खुली हैं जिन्हें हम साथ पढ़ा करते थे, लेकिन अब वो अक्षर भी उसके लिए अजनबी हो गए थे। उसकी आंखें बस उस खिड़की पर टिकी रहतीं जहां से कभी मैं आया करता था। वो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, वो मेरा इंतजार कर रही थी। और फिर था वो घर, खामोशी का घर, मेरे जाने के बाद सुधा का घर, जो कभी उसकी हंसी से गूंजता था, अब और भी ज्यादा सख्त और घुटन भरा हो गया था। उस घर की हवा में अब बस पाबंदियों की महक थी। उस घर में ना अब हंसी की कोई जगह ही नहीं बची थी। एक अजीब सी, बहुत भारी खामोशी हर कोने में बैठ गई थी। ऐसा लगता था मानो दीवारों ने भी एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। सुधा के हर एक कदम पर निगरानी रखी जाती थी। वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है,
उसकी आज़ादी को ऐसे छीन लिया गया था जैसे वो अपने ही घर में, अपनी ही जिंदगी में एक कैदी बनकर रह गई हो। और बात सिर्फ कदमों तक ही नहीं रुकी, उसकी हर बात पर रोकती। वो क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, ये सब कहने का उसे कोई हक नहीं था। उसकी आवाज को जैसे एक अनकहे पिंजरे में बंद कर दिया गया था। और जब घुटन हद से बढ़ जाती है ना, तो वो सिर्फ रूह को नहीं, जिस्म को भी बीमार कर देती है। यही हुआ, दिल की बीमारी। डॉक्टर आते थे, नब्ज देखते थे और बस एक ही बात कहते, कमजोरी है, आराम करने दीजिए, ठीक हो जाएगी। पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि बीमारी शरीर में थी ही नहीं, बीमारी तो दिल में थी। और इस मर्ज का इलाज किसी हकीम, किसी डॉक्टर के पास नहीं था। और फिर धीरे धीरे सुधा की भूख खत्म हो गई, रातों की नींद उड़ गई। उसके चेहरे की जो एक चमक थी, एक रौनक थी, वो जैसे कहीं खो सी गई हो। वो दिन ब दिन एक ऐसे फूल की तरह मुरझा रही थी जिसे पानी नहीं बल्कि धूप ही जला रही हो। और सबसे तकलीफदेह क्या था? वो अनकहे शब्द, वो दर्द जो कहा ही नहीं जा सका। इस घुटन में सुधा ने कई बार अपनी आवाज, अपनी बात मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। न जाने कितनी ही बार उसने मुझे खत लिखने की कोशिश की होगी। वो कागज उठाती, कलम पकड़ती और कांपते हुए हाथों से लिखती, चंदर जी, और बस वहीं रुक जाती। शब्द जैसे गले में ही टूट जाते और आंसुओं से पूरा कागज भीग जाता। वो क्या लिखती? जो दर्द वो महसूस कर रही थी, वो शायद शब्दों में समा ही नहीं सकता था। और यहाँ, मीलों दूर एक दूसरे शहर में, मैं उसकी इस पीड़ा से अनजान नहीं था। मैं भी टूट रहा था, बस फर्क इतना था कि मेरा टूटना खामोश था। घर से कभी कभी खबरें आती थीं, छोटे छोटे टुकड़ों में। सुधा ठीक नहीं रहती, आजकल बहुत चुप हो गई है। ये छोटे छोटे वाक्य मेरे सीने में जहर में डूबे तीरों की तरह लगते थे और मेरी बेबसी को और भी बढ़ा देते थे। हर पल, हर एक पल दिल करता था कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, वापस चला जाऊं, उससे कहूं, सब भूल जाओ, मैं हूं ना। लेकिन मैं जानता था कि मेरा लौटना उसकी मौत होगा। ये समाज, ये झूठी इज्जत उसे जीने नहीं देगी। और बस यही एक सोच मुझे हर दिन अंदर ही अंदर मार रही थी। ये एहसास कि मैं उसे बचा नहीं सकता, मुझे हर पल तिल तिल कर खत्म कर रहा था। और उधर सुधा, उसके अंदर लड़ने की जो आखिरी हिम्मत बची थी ना, वो भी अब खत्म हो रही थी। ये उसकी आत्मा का समर्पण था। उसके पिता अपनी झूठी इज्जत की खातिर उसकी इस हालत को उसकी जिद समझ रहे थे। उन्होंने सख्ती और बढ़ा दी, अब कोई पढ़ाई नहीं होगी, अब घर से बाहर कदम नहीं रखना। पर सुधा ने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसके अंदर विरोध करने की ताकत ही नहीं बची थी। वो मर चुकी थी। कहते हैं एक दिन सुधा ने आईने में अपनी बेजान आंखों से खुद को देखा और उसे लगा वो अब वो लड़की है ही नहीं जो कभी हंसती थी, जो सपने देखती थी। उसने बहुत धीरे से खुद से कहा, शायद मेरा प्रेम ही मेरी गलती था। और उसी एक पल में उसने हमेशा के लिए हार मान ली। वो जी तो रही थी, लेकिन सिर्फ सांसों के सहारे। उसकी आत्मा एक खाली घर की तरह हो चुकी थी, जहां अब कोई नहीं रहता, बस जिस्म था जो सांस ले रहा था। और जब उसकी आत्मा दम तोड़ रही थी, तब मैं दूर बैठा अपने सही होने के अहंकार में जी रहा था। और अनजाने में ही सही, मैं उसकी हर एक सांस का कातिल बनता जा रहा था। मैं सोचता था कि मैंने उसे समाज से बचा लिया, पर असल में मैं ही उसे हर पल मार रहा था। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि जब प्रेम ही गुनाह बन जाए, तो फिर देवता कौन होता है और पापी कौन? मैं शायद देवता बनने निकला था और सबसे बड़ा गुनाहगार बन बैठा। इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं। नमस्कार। चलिए आज चंदर की कहानी में उतरते हैं और एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब समाज आपको एक नई जिंदगी तो थमा देता है, लेकिन आप उसके लिए तैयार ही नहीं होते। ये कहानी है दुख की, दबाव की और एक ऐसे खामोश अपराध बोध की जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है ना? इंसान जब बहुत टूट जाता है तो समाज उसे नया जीवन दे देता है, बिना ये पूछे कि वो उस जीवन के लिए तैयार भी है या नहीं। मतलब ये लाइन पूरी कहानी का सार है। ये दिखाती है कि कैसे हमारी अपनी तैयारी और समाज की उम्मीदों में एक टकराव होता है।
समाज तो कह देता है चलो आगे बढ़ो, पर वो कभी ये नहीं पूछता कि भाई तुम इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार भी हो या नहीं। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो हमें सीधे चंदर के अंदर के गहरे खालीपन में ले जाता है। मतलब बाहर से देखिए तो सब नॉर्मल लग रहा है, एक सामान्य जिंदगी, पर अंदर अंदर तो दुख ने उसे बिल्कुल खोखला कर दिया है। और यही तो चंदर का दोहरापन है। देखिए, एक तरफ है उसकी बाहरी जिंदगी, नया शहर है, काम है, सब कुछ है, ऐसा लगता है जैसे एक नई शुरुआत हो गई है। पर सिक्के का दूसरा पहलू, उसका भीतरी सच, वो है खालीपन, एक ऐसा शोक जो कभी पूरा ही नहीं हुआ और पुरानी यादें जो पीछा नहीं छोड़ती। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। लोग उसके चेहरे पर एक गंभीरता देखते थे और उन्हें लगता था कि भाई इसका स्वभाव ही ऐसा है, सीरियस रहता है। पर असल में हकीकत तो ये थी कि वो एक ऐसा शोक था, एक ऐसा दुख था जिसे उसने कभी ठीक से जिया ही नहीं था, जिसे उसने कभी अलविदा कहा ही नहीं। वो बस उसके अंदर दबा हुआ था, एक अनकहा सा दर्द। और तभी इसी गहरे खालीपन के बीच कहानी में एक उम्मीद की किरण आती है। उसका नाम है पम्मी। और जानते हैं, समाज की नज़र में तो पम्मी जैसे चंदर के हर दुख का, हर मर्ज का इलाज थी, एकदम परफेक्ट समाधान। पम्मी वो चंदर से एकदम अलग थी, बिल्कुल उलट। सुंदर थी, मॉडर्न सोच रखती थी, और सबसे बड़ी बात, वो खुलकर हंसती थी। उसकी हंसी में एक जिंदादिली थी, और यही वो चीज थी जो चंदर की जिंदगी से कब की गायब हो चुकी थी। और यही वो लाइन है जो सब कुछ बता देती है। उसकी हंसी में जिंदगी थी। चंदर को सच में लगा कि पम्मी की इस हंसी में शायद वही जिंदगी है, वही जिंदादिली है जो वो कहीं पीछे छोड़ आया है। उसे एक उम्मीद मिली कि शायद इसी हंसी के सहारे वो अपने अतीत के अंधेरे से बाहर निकल पाएगा, फिर से जीना सीख पाएगा। और बस यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा, एक बहुत अहम मोड़ लेती है। एक तरफ समाज का दबाव और दूसरी तरफ चंदर की खुद की छटपटाहट, अपने दर्द से भागने की कोशिश, ये दोनों चीजें मिलकर उसे शादी जैसे एक बहुत बड़े फैसले की तरफ धकेल देती हैं। तो एक बात साफ समझनी होगी, ये फैसला प्यार में नहीं लिया गया था, नहीं, ये तो एक पूरी प्रक्रिया थी। देखिए ना, पहले परिवार का दबाव आया, फिर समाज ने सलाह दी, अरे भाई कब तक ऐसे रहोगे, अब आगे बढ़ो। और फिर चंदर की खुद की एक डेस्परेट कोशिश कि शायद शादी कर लूं तो सब भूल जाऊंगा। तो ये जो शादी का निर्णय था ना, ये असल में प्यार नहीं बल्कि उम्मीदों के सामने एक तरह का सरेंडर था। सोचिए जरा उस पल के बारे में। पम्मी की आंखों में तो आने वाले कल के कितने सुनहरे सपने थे, एक खूबसूरत जिंदगी के। और चंदर, वो बस अपने अंदर के उस गहरे भयानक खालीपन को पम्मी के उन्हीं सपनों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। मतलब एक के सपने दूसरे का सच छिपाने का बहाना बन गए। अब शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद उनका जो नया घर था वह अतीत की एक परछाई से कभी आजाद नहीं हो पाया। एक ऐसी परछाई जो उनके आज पर, उनके वर्तमान पर हर पल भारी पड़ रही थी। पम्मी ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने घर को प्यार से सजाया, उसे खुशनुमा आशियाना बनाया। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि चंदर की जिंदगी में थोड़ी रोशनी भर दे। उनका घर हमेशा जगमगाता रहता था। लेकिन फिर चंदर के मन की ये बात सामने आती है जो दिल चीर देती है। लेकिन अगर वह जानती कि मेरे भीतर कितना अंधेरा है, तो शायद ये घर इतना रोशन न लगता। सोचिए, बाहर की ये सारी रोशनी और चंदर के अंदर का वो घना अंधेरा, दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। जो घर पम्मी के लिए खुशियों का बसेरा था, वो चंदर के लिए बस अपने अंधेरे को छिपाने की एक जगह बनकर रह गया था। खासकर रातों में जब हर तरफ सन्नाटा होता था और पम्मी सो जाती थी, तब चंदर को एक भयानक अपराध बोध घेर लेता था। तब उसे ये एहसास होता था कि वो अपनी पुरानी मोहब्बत सुधा, उसकी यादों से तो कभी बाहर निकला ही नहीं। वो असल में आगे बढ़ा ही नहीं था, उसने तो बस अपने पुराने दर्द को उठाया और एक नए कमरे में लाकर सजा दिया था। और इसी मोड़ पर आकर आखिरकार चंदर को अपने अपराध बोध का, अपनी गिल्ट का असली मतलब समझ में आता है। और यकीन मानिए, ये कहानी का सबसे गहरा, सबसे फिलोसॉफिकल मोड़ है। देखिए, समाज की नज़रों में तो वो बिल्कुल सही था, एक शादीशुदा आदमी, एक सम्मानित इंसान, उसने सब कुछ सही किया था। लेकिन अंदर, अपने मन में, वो खुद को अपने ही फैसले का सबसे बड़ा अपराधी मानता था। एक तरफ सामाजिक मान्यता थी और दूसरी तरफ खुद की नज़र में ग्लानि, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत बहुत ज्यादा थी।
और फिर उसे अपने पाप का असली मतलब समझ आता है, मेरा पाप। और उसकी परिभाषा क्या है? पाप कभी किए गए काम से नहीं, छोड़े गए प्रेम से बनता है। कमाल की बात है ये। चंदर को एहसास होता है कि उसका असली गुनाह पम्मी से शादी करना नहीं था। नहीं, उसका असली गुनाह तो उस प्रेम को अबैंडन कर देना था, उसे छोड़ देना था, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करता था। पाप कुछ करने से नहीं, बल्कि प्रेम को छोड़ देने से बनता है। और यहीं कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब समाज हमें एक सही रास्ता दिखाता है, एक बना बनाया रास्ता, तो क्या उस रास्ते पर चलते चलते इंसान अपने अंदर के सच से ही भटक जाता है? क्या वो अपने सच को कहीं पीछे छोड़ देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना बहुत जरूरी है। आज एक कहानी के दर्द को महसूस करते हैं। ये प्यार और किसी को खो देने की एक ऐसी दास्तान है जिसमें ना अंत एकदम से नहीं आता, बल्कि बहुत धीरे धीरे हौले हौले से आता है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि उस गहरे दर्द का, आप कह सकते हैं, सार है जिसे हम समझने जा रहे हैं। ये लाइन हमें बताती है कि जो सबसे गहरी चोटें होती है ना, वो अक्सर खामोशी से ही मिलती हैं। तो कहानी का पहला मोड़ वो एक खत से आता है। एक ऐसा खत जो देखने में तो बिल्कुल साधारण था, पर उसके अंदर एक ऐसी खबर थी जो एक पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन और एक आम सा लिफाफा, पर कहानी का जो नरेटर है चंदर, वो उसे देखते ही कांप गया। होता है ना कभी कभी, किसी अनहोनी का एहसास उसके होने से पहले ही हो जाता है। और उसमें लिखा था, सुधा की शादी तय हो गई है। बस ये ही चंद शब्द, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस एक सीधी और सपाट घोषणा जो किसी फैसले से ज्यादा एक सजा जैसी लग रही थी। इस एक वाक्य ने ना चंदर के अंदर जैसे सब कुछ रोक दिया था। और नतीजा? कोई आंसू नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक गहरी, सब कुछ कुचल देने वाली खामोशी। यहाँ कोई बाहरी ड्रामा नहीं है। दर्द इतना गहरा था कि वो आवाज बनकर बाहर नहीं आ सका, बल्कि एक खामोशी बनकर अंदर ही जम गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना आवाज किए आखिरी उम्मीद को भी मार दिया हो। तो चलिए अब देखते हैं कि सुधा ने इस खबर पर क्या किया। कहानी का ये हिस्सा शायद सबसे दर्दनाक पहलुओं में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसी मौत की बात करता है जो शरीर से पहले आत्मा में होती है। सुधा ने लड़ाई नहीं की, उसने अपनी किस्मत को बस मान लिया। क्यों? क्योंकि वो लड़ लड़कर थक चुकी थी। और कभी कभी ना हार मान लेना विरोध करने से ज्यादा आसान लगता है। उसे शायद लगा कि यही उसके प्यार की कीमत है, एक सजा जिसे उसे चुपचाप कबूल करना ही होगा। और बस यही वो पल था जिस वक्त उसने खामोशी से अपना सिर झुका दिया। उसी पल वो अंदर से मर गई। उसने शारीरिक रूप से सांस लेना बंद नहीं किया था, लेकिन उसकी आत्मा ने जीना छोड़ दिया था। ये एक ऐसी मौत थी जिसे किसी ने नहीं देखा, पर जिसे उसने हर पल महसूस किया। अब कहानी हमें शादी के दिन पर ले जाती है। एक ऐसा दिन जिसे जश्न का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो गहरे दुख और विदाई का प्रतीक बन गया था। शादी का माहौल एकदम जश्न से भरा हुआ था। चारों तरफ ढोल बज रहे थे, लोग हंस रहे थे, हवा में उत्सव घुला हुआ था। बाहर से देखें तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन इस सारे शोर और जश्न के बीच दुल्हन की आंखें बिल्कुल खाली थीं। बाहर उत्सव का शोर था और उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा। मेहमान उसकी बाहरी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, पर कोई भी उसकी खाली आंखों के पीछे का दर्द नहीं देख पा रहा था। ये दिखाता है कि दुनिया अक्सर सतह को ही देखती है, गहराई को नहीं। और यहाँ हम वापस नैरेटर चंदर के पास आते हैं। वो शारीरिक रूप से वहां नहीं था, लेकिन वो उस दर्द को महसूस कर रहा था। लोगों के तारीफ के शब्द उसे किसी तारीफ की तरह नहीं, बल्कि तीरों की तरह चुभ रहे थे। शादी के बाद सुधा की जिंदगी और मुश्किल हो गई। कहानी का ये हिस्सा हमें उसकी उस बीमारी के बारे में बताता है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। तो सवाल ये है कि सुधा को आखिर हुआ क्या था? वो लगातार बीमार क्यों रहने लगी थी? क्या ये कोई शारीरिक, कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी? उसकी लंबी बीमारी का असल कारण कोई शारीरिक रोग नहीं था। उसकी असली बीमारी थी एक अधूरा प्यार, एक टूटा हुआ दिल। ये एक ऐसी बीमारी थी जो शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को धीरे धीरे खाए जा रही थी। और फिर उसका आखिरी खत आया।
ये खत एक अलविदा था। इसमें उसने अपनी पूरी कोशिश, अपनी हार और आखिर में अपने प्यार के लिए एक खामोश कुर्बानी का जिक्र किया। ये एक तरह से उसकी वसीयत थी। अब हम कहानी के सबसे विनाशकारी हिस्से पर आते हैं, सुधा की मौत की खबर और उसके बाद चंदर का वो एहसास जो उसे जिंदगी भर की सजा दे गया। ये पूरी त्रासदी, ये पूरी ट्रेजेडी एक के बाद एक मिली चोटों का सिलसिला थी। पहले शादी का खत, फिर वो खाली रस्मों वाली शादी, उसके बाद अलविदा कहता आखिरी खत और अंत में मौत की खबर। हर कदम उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। और दुनिया के लिए उसकी मौत का कारण था लंबी बीमारी, एक ऐसा शब्द जो सब कुछ छिपा लेता है, लेकिन असलियत, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ और ही थी। और यहीं इसी पल चंदर को असलियत का एहसास होता है। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये अपराध बोध है। उसे ये समझ आता है कि उसने सुधा को छोड़ा नहीं था, उसने तो धीरे धीरे उसे मौत के हवाले कर दिया था। सुधा के जाने के बाद चंदर के पास कोई तर्क, कोई बहाना नहीं बचा। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही एहसास रह गया है, अपराध बोध, एक ऐसा बोझ जिसे उसे ताउम्र ढोना है। और हम इस कहानी को इसी गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। असल सजा किसी की मौत नहीं है, बल्कि उसके चले जाने के बाद जिंदा रहना है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद जिंदगी भर ढूंढना पड़ता है। चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो प्यार, त्याग और जिंदगी भर के पछतावे की एक बहुत ही पर्सनल कहानी है। ये एक कन्फेशन है, एक ऐसे इंसान का जिसकी जिंदगी एक मोड़ पर आकर हमेशा के लिए रुक गई। कहानी की शुरुआत होती है सीधे चंदर के इन शब्दों से। यहां कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस एक आखिरी सच। ये शब्द सुनते ही एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां लगता है कि जो होना था हो चुका, अब तो बस उसकी परछाई में जीना बाकी है। ये कहानी है एक ऐसी जिंदगी की जो अतीत में ही अटक कर रह गई। चंद्र की यही खामोशी, यही हमें कहानी के पहले हिस्से में ले जाती है, एक खामोश ठहराव, मतलब उनकी जिंदगी का वो पड़ाव जहां एक घटना के बाद मानो वक्त ही जम गया हो। देखिए, सुधा की मौत के बाद दुनिया तो नहीं रुकी। सूरज उगता रहा, लोग हंसते रहे, शादियां होती रहीं, मतलब जिंदगी चलती रही। लेकिन चंदर के लिए, उनके लिए जैसे समय वहीं ठहर गया था। यहीं पर बाहरी और भीतरी दुनिया का जो फर्क है वो साफ दिखाई देता है। बाहर सब नॉर्मल था, पर अंदर से चंदर पूरी तरह स्थिर हो चुके थे। और इस खामोशी के बीच एक और किरदार भी है, पम्मी, चंदर की पत्नी। कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने बस चंदर के दर्द को अपनी खामोश सहमति से, कह सकते हैं, ढक लिया, जो उनकी अपनी समझ और ताकत को दिखाता है। तो चंदर की ये जो खामोशी थी, इसे तोड़ने के लिए अतीत से एक चाबी आती है, सुधा की डायरी। और यही वो चीज़ है जो इस कहानी के सबसे बड़े राज को, इसके सबसे बड़े रहस्य को खोलने वाली है। जरा उस पल को सोच कर देखिए। एक दिन अचानक सुधा की माँ आती हैं, उनके हाथ में एक पुरानी डायरी है और वो बस इतना कहती हैं कि सुधा चाहती थी कि ये डायरी चंदर तक पहुंचे। बस यही वो पल था जिसने चंदर को सीधा उस अतीत से वापस जोड़ दिया जिससे वो शायद भाग रहे थे। और जैसे ही वो डायरी चंदर के हाथ में आई, वही सवाल फिर से सामने आके खड़ा हो गया जो उन्हें हमेशा से परेशान करता था। आखिर गुनाह का देवता कौन है? और इसका सच उन्हीं पन्नों में छिपा हुआ था। डायरी का पहला पन्ना खुलते ही सुधा के शब्द उनके रिश्ते की पवित्रता को, उसकी प्योरिटी को सामने रख देते हैं। मतलब ये एक ऐसा रिश्ता था जो जिस्मानी था ही नहीं, रूहानी था। यहीं से हमें ये समझ आना शुरू होता है कि सुधा की नज़रों में चंदर असल में थे कौन। और फिर आती है वो लाइन जो सब कुछ साफ कर देती है। सुधा की नज़र में चंदर का त्याग, उनका सैक्रिफाइस एक देवता जैसा काम था। एक ऐसा काम जिसमें उन्होंने खुद को जलाकर सुधा को बचाने की कोशिश की। सुधा ने ही उन्हें गुनाहों का देवता बनाया था, लेकिन पूजा करने के लिए। तो सुधा के इन शब्दों ने चंदर को देवता तो बना दिया, लेकिन इसी सच ने उनके अंदर एक तूफान भी खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरू होता है उनका आत्मसाक्षात्कार, डर का पाप। वो पल जब उन्हें अपने किए की असली वजह पता चलती है। और यहां चंदर की सबसे दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। जिस चीज को वो दुनिया के सामने और शायद खुद के सामने भी जिम्मेदारी का नाम देते रहे, वो असल में क्या थी? उनकी कायरता,
उस दौर का सामाजिक दबाव, लोग क्या कहेंगे, इन सब का डर असल में उन्हें अंदर से खा रहा था। उन्होंने प्यार का त्याग नहीं किया था, वो डर के आगे हार गए थे। यही उनकी स्वीकारोक्ति का, उनके कन्फेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है कि इस पूरी कहानी की जड़ उनका कोई महान त्याग नहीं, बल्कि उनकी निष्क्रियता थी, उनका डर था, और यही उनका सबसे बड़ा पाप बन गया। इस एहसास के बाद चंदर के पास बचता क्या है, सिवाय एक चीज के, और वो है पश्चाताप का जीवन। ये कहानी है अपने फैसले को स्वीकार करने की और उसकी सजा काटने की। चंदर अब खुद को दिए गए देवता के उस टाइटल को पूरी तरह से नकार देते हैं। वो समझते हैं कि वो कोई आदर्श नहीं थे, बल्कि एक आम गलतियां करने वाले इंसान थे जिसने समाज में सही बने रहने के लिए अपने सच्चे प्यार को कुर्बान कर दिया। और ये इस कहानी का शायद सबसे बड़ा सबक है कि असली गुनाह प्यार करना नहीं था, बल्कि प्यार पर टिके ना रह पाना था। किसी को चाहकर भी उसका हाथ छोड़ देना, यही सबसे बड़ा पाप था, और यही चंदर की पहचान बन गया। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या कुछ सही फैसले वाकई में गलत जिंदगियां बना देते हैं? ये सोचने वाली बात है कि समाज की नज़र में सही होने की कीमत कभी-कभी पूरी जिंदगी चुका कर देनी पड़ती है।